नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम फिर हाजिर हैं एक नए अंक के साथ में। किसान भाइयों, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको नई नई जानकारियां समय समय पर देते रहें। हमारे जो पशु होते हैं किसान भाइयों, वो हमारे परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। उन पर भी मौसम की मार पड़ती है और उन्हें भी असर पड़ता है। जी हाँ, पशुओं की ग्रीष्मकालीन में कैसे देखभाल की जाए, उनका कैसे रखरखाव किया जाए, इसी विषय पर हमने आज अपना ये कार्यक्रम केंद्रित किया है। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर वर्मा को, जो पशुपालन वैज्ञानिक हैं, वनखेड़ी से आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार हमारे किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, ग्रीष्म काल में जो पशु होते हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो गर्मी का तनाव होता है पशुओं में, ये क्या होता है, इसको हमारे किसान भाइयों को बताएं। जैसा कि किसान भाइयों, गर्मी का समय शुरू हो चुका है। आज गर्मी की वजह से हम भी प्रभावित हो रहे हैं। सेम उसी प्रकार से हमारे पशु भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। जो पशु के लिए सामान्यतः तापमान होता है जो उनके अनुकूल होता है, वो होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी वातावरण का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है तो कहीं ना कहीं हमारे पशु प्रभावित होने लगते हैं। अभी मार्च महीना चल रहा है, अप्रैल मई तक तापमान 45 डिग्री के ऊपर हो जाएगा। उस समय हमारे जो पशुपालक है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो दूध उत्पादन में। उनका 10 से 15% दूध उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। इसलिए गर्मी के तनाव को विशेष रूप से ध्यान रखें कि कैसे उसको मैनेज करना है, इस पे ध्यान दें। आपने कहा गर्मी के तनाव को मैनेज करना है, तो क्या लक्षण होते हैं पशुओं में कि हम ये जान पाएं कि इनमें गर्मी का तनाव हो गया है? देखिए किसान भाइयों, अभी गर्मी के तनाव को देखना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हमारे पशु खाना बंद कर देंगे। अच्छा। जब गर्मी के तनाव की वजह से पशु खाना बंद करेंगे तो दूध उत्पादन कम हो जाएगा और साथ में उनके सलाइवा, उनके लार जो होता है टपकता रहता है, बॉडी का तापमान बढ़ जाता है और पशु के घरघराहट की भी आवाज़ आती रहती है। तो ऐसे बहुत से लक्षण देखने को अपने दिखते हैं कि जिससे समझना चाहिए कि पशु कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से ही पीड़ित है, गर्मी से पीड़ित हो गया है। मतलब ये सारे लक्षण आपने बताए, ये सब लक्षण दिखते हैं। तो फिर इस कैसे हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो अपने सार का और गौशालाओं का प्रबंधन करें कि ये तनाव उनका कम हो सके? देखिए, इस पे किसान भाइयों हम बात करते हैं पहली चीज पशु के आवास की। हमारे यहाँ बड़े भी किसान पशुपालक होते हैं, छोटे भी होते हैं। जो छोटे पशुपालक होते हैं उनके पास अगर आवास की व्यवस्था नहीं है तो आप पेड़ के पास अपने पशु को पेड़ के पास बांध के रखें, क्योंकि वहाँ उसके बॉडी का तापमान कंट्रोल कर सकते हैं। और जो बड़े पशुपालक हैं अगर उनकी छत है सीमेंट की, कंक्रीट की है, तो उसके ऊपर घास फूस डाल दें, जिससे जो पशुशाला का तापमान है वह नियंत्रित रहेगा। उसके साथ में एक चीज देखने वाली बात होती है, कभी कभी कुछ पशुपालक स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं छत के लिए। तो ऐसे में सफेद अगर पुताई कर देंगे तो वह क्या करेगा, सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा। वह अवशोषित नहीं करता है, जिससे जो पशुशाला के अंदर हमारे पशु बंधे हुए हैं वहाँ तापमान कम रहेगा, जिससे कि गर्मी से बचा सकते हैं। और साथ में एक चीज ध्यान देने वाली बात होती है, जो खिड़की दरवाजे होते हैं वहाँ पे टाट की बोरी लगा दें और समय समय से उसको पानी से भिगोते रहें, जिससे उसके अंदर का भी तापमान कंट्रोल नियंत्रित रहता है। पशुपालक भाई जो हैं गौशालाओं का तापमान अगर नियंत्रण करेंगे तो पशुओं को भी नियंत्रण मिलता रहेगा। जी। क्या भोजन की भी उतनी ही प्राथमिकता है? भोजन का असर भी पड़ता है गर्मियों पे? जी मैडम, जो भोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अभी हमने बात की हरे चारे की, हरा चारा, सूखा चारा। गर्मी में पशुओं को हरा चारा ज्यादा देना चाहिए, उसकी तुलना में सूखा चारा कम देते हैं। सामान्यतः एक दुधारू पशु को एक दिन में 20 से 25 किलो हरा चारा मिलना चाहिए, लेकिन जब गर्मी का समय शुरू होता है उस चारे को बढ़ा करके हम 30 से 35 किलो कर दें और सूखा चारा जो हम 5 से 6 किलो देते हैं एक दिन में, उसको कम करके 3 से 4 किलो कर दें। इससे क्या होता है, उसके अंदर जो उष्मा का होता है कम हो जाता है, इसलिए हमारे पशु को गर्मी का प्रभाव कम दिखता है। जी, आपने ये जो बात कही है, चारे की बात कही है, दुधारू पशु और जो गर्भवती पशु होते हैं हमारे, तो गर्भ वाले पशु और दुधारू पशुओं में इनमें अनुपात अलग अलग होता है क्या चारे का? चारे का अनुपात गर्भवती या दुधारू पशुओं का सेम होता है, कोई उसमें अंतर नहीं होता है। बस गर्मी के मौसम को देखते हुए हमको उसको बढ़ाना पड़ता है,
कि गर्मी में हम हरा चारा बढ़ाएंगे जी, तो जी। उससे पानी की भी पूर्ति होती है। ठीक हरे है। चारे में 70 से 80% पानी जी, मिलता है, बिल्कुल। तो वह उससे पानी की भी पूर्ति पूर्ति कर हो देता जाती है। हम बिल्कुल स्पष्ट करना चाहेंगे किसान भाइयों कि जो हम बात कर रहे हैं वो गाय, भैंस, बकरी और अन्य जानवरों के बारे में भी कर रहे हैं। ये जी। सब में लागू होती है ये बात? यह बात सभी में लागू होती है मैडम, जी। कि गाय भैंस बकरी सभी के लिए जी, जी। यह लागू होती है। जी, अगर हमारे यहाँ अन्य सीजन की तरह गर्मी में भी क्या हमें उतना ही दाना देना चाहिए पशुओं को? पशुओं को दाना देना चाहिए मैडम, लेकिन कितना देना है, यह चीज़ें जब हम हरे चारे की मात्रा को बढ़ा देते हैं उस समय हम दाने की मात्रा को कम कर देंगे। जी। क्योंकि दाना की मात्रा देने से पशु के अंदर गर्मी आती है। अच्छा। तो वह कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। जी। तो पौष्टिक दाना देना चाहिए। कौन सा क्योंकि होता है पौष्टिक दाना, किसे कहेंगे? पौष्टिक दाने में खनिज लवण की मात्रा होनी चाहिए जी। और खली की मात्रा होनी चाहिए, मक्का होना चाहिए, जिससे उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण सब मिल जाए पर्याप्त मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में भी नहीं। जी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि एक संतुलित एक राशन बना करके पशु को देंगे तो वह अच्छा रहेगा। लेकिन हर किसी के पास डॉक्टर साहब हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है, तो जिनके पास हरे चारे की उपलब्धता नहीं है वो क्या विकल्प ले सकते हैं? हम किसान भाइयों आपको एक बताना चाहेंगे, हर किसी के पास हरे जमीन नहीं होती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स अपने को देखने को मिलती है, तो उसके लिए बहुत से विकल्प हैं जिसका हम प्रयोग करके हरे चारे की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि आज हमने कहा एजोला उत्पादन, हाइड्रोपोनिक सिस्टम चल रहा है, तकनीकी है जी। और साइलेज बनाना, ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो जिससे जो होता है हमारे यहाँ पे जिसके पास ज़मीन नहीं है वो भी हरा चारा ले सकता है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे किसान भाइयों को। एजोला एक प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसके माध्यम से हम प्रोटीन कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, करीब 20 से 25% होता है, जो कि पशुओं के दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करता है। इसलिए हर पशुपालक एजोला उत्पादन जरूर करें। जी। और हाइड्रोपोनिक तकनीकी की बात करते हैं, यह एक नई तकनीकी है क्योंकि इसमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोग अपने छत पे भी हरा चारा उगा सकते हैं। जी। इसके लिए अगर हम मक्का, गेहूं ये सब बीज का प्रयोग करते हैं तो यह 10 दिन में एक ट्रे तैयार हो जाता है, जिससे जो होता है एक पशु के लिए पर्याप्त होता है। 1 किलो मक्के का बीज एक पशु के लिए पर्याप्त हो जाता है, क्योंकि उससे 16 से लेकर के 18 किलो हरा चारा मिल जाता है। तो इसका भी प्रयोग करके हमारे पशुपालक भाई जो होता है हरा चारा प्राप्त कर सकते जी हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हरा चारा किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। हम आगे चर्चा आपसे जारी रखेंगे। कार्यक्रम में वक्त है एक ब्रेक लेने का, बस अभी उपस्थित हुए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया,
क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकाल में पशुओं की देखभाल के बारे में। और हमारे साथ है डॉक्टर दिवाकर वर्मा, जो वेटनरी डॉक्टर हैं और पशुपालन में इनकी अच्छी विशेषज्ञता है। तो उनसे हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आपने तो भोजन की बात कर ली, पानी भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है। पानी की मात्रा किस तरह हम अपने पशुओं को दें कि हमारे किसान भाई अपने पशुओं का तापमान नियंत्रण कर पाएं? देखिए किसान भाई, हम आपसे बात करना चाहते हैं पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। दूध उत्पादन में पानी का ही रोल होता है। हम सामान्यतः अपने दुधारू पशु को एक दिन में 45 से 50 लीटर पानी देते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जब दूध की बात होती है, 1 लीटर दूध उत्पादन के लिए उनको 2 से 2.5 लीटर अतिरिक्त पानी की जरूरत होती है। तो अगर हम एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहेंगे, अगर एक 10 लीटर वाली गाय या भैंस है तो उसको एक दिन में 70 से 75 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। तो पानी का बहुत बड़ा रोल होता है दूध उत्पादन के लिए, क्योंकि हमारे जो पशुपालक भाई हैं गर्मी के समय में बोलेंगे दूध उत्पादन कम हुआ। तो इसका क्यों कम हुआ? क्योंकि हमने शायद उतना पानी नहीं दिया। और बात करते हैं कितनी पानी की जरूरत होती है, तो वो भी नहीं देते हैं, क्योंकि 70-75 लीटर ना देकर को 30-40 लीटर पानी देते हैं। ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। कई बार डॉक्टर साहब हमने देखा है कि कई पशुपालक भाई कोई भी पानी पशुओं को दे देते हैं किसी भी तरीके का। तो क्या साफ और स्वच्छ पानी देना ही बहुत आवश्यक है? पानी स्वच्छ और साफ होना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, ताज़ा पानी नहीं देते। कभी पानी एक टंकी होती है, उसमें पानी भरा होता है ऑलरेडी और उसी में देते हैं। हम नहीं देखते हैं कि उसके अंदर गंदगी कितनी है। तो हम सभी पशुपालक भाइयों से बोलना चाहेंगे कि उसका विशेष ध्यान रखें। 2-3 दिन में एक बार पानी की टंकी को साफ कर दें और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, चूना जिसको बोलते हैं, जो आसानी से बाजार में उपलब्ध होता है, उसे पानी में डाल दें। इससे देने से क्या होता है, उसको कैल्शियम मिलता रहेगा। जब हमारे दुधारू पशु होते हैं, दूध में कैल्शियम की मात्रा दूध से निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे पशु के शरीर से कैल्शियम कम हो जाता है। उसकी पूर्ति के लिए हमको कैल्शियम देने की जरूरत होती है। हम बाहर से 1000-2000 रुपए में कैल्शियम का बोतल ला के देते हैं, लेकिन हम चूना जो बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है, इस चीज को नहीं देते हैं। तो हम आपसे कहना चाहेंगे, अपने यहाँ पानी को 2-3 बार उससे अच्छे से साफ करें और पानी में चूने की मात्रा जरूर रखें, जिससे उसको कैल्शियम मिलता रहेगा और उसके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। तो हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि डॉक्टर साहब ने आपको एक बहुत अच्छी सलाह दी है कि पानी में आप चूना मिलाकर दे सकते हैं। इससे हमारे पशुओं को कैल्शियम की पूर्ति होती रहेगी। नहलाना भी पशुओं को उतना ही जरूरी है। कितने बार नहलाना उनके लिए अच्छा रहेगा? किसान भाई क्या करते हैं कि गर्मी के समय में पशुओं को अपने एक बार या तो फिर सप्ताह में एक बार नहलाते हैं, जबकि यह तरीका गलत है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि गर्मी के समय में अपने पशु को 2 से 3 बार जरूर नहलाएं। अच्छा। और ये भी ध्यान देने वाली बात होती है कि कब नहलाएं। दोपहर में ना नहलाएं, क्योंकि उसका जो समय होता है सुबह या शाम को 5 बजे के बाद। दोपहर के समय में पशुओं को मत नहलाएं और दिन में 2 बार जरूर नहलाना है। बिल्कुल, तो पशुओं को 2 बार जरूर नहलाएं। आपने नहलाने की भी बात कर ली, पानी की भी बात कर ली। कोई देसी उपचार होंगे जिससे हम अपने पशुओं को गर्मी से बचा सकते हैं? उसके बारे में भी जानकारी साझा कीजिए। जी मैडम, देसी उपचार में अभी मार्केट में सोडियम आ रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, जो आसानी से हर जगह बाजार में मिल जाता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, गर्मी से लिए बचाने के लिए अपने पशु को, हर एक दुधारू पशु को 100 ग्राम डेली मीठा सोडा दें। अच्छा। और जो ज़्यादा दूध देती हैं, जैसे विदेशी गाय, जर्सी की बात करते हैं, HF की बात करते हैं, उसमें 100 ग्राम मीठा सोडा 50 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला करके देंगे तो उनका दूध उत्पादन कम नहीं होगा। किस चीज में मिलाकर देना है इसको? इस चीज को आप दाने में, जब आप दाना मिलाते हैं तो उसको मीठा सोडा को मिला करके देंगे। इससे क्या होता है, क्योंकि जब गर्मी की वजह से रूमेन, जो पशुओं का एक भाग होता है पेट का रूमेन, वहाँ का एसिड बन जाता है, एसिडिक हो जाता है, उसका पीएच बदल जाता है। इसको देने से वह बेसिक में बदल जाता है। इस वजह से दूध उत्पादन में जो कमी थी उसको पूर्ति करता है। तो हम अपने पशुपालक भाइयों से बोलना चाहेंगे कि मीठा सोडा जरूर दे गर्मी से बचाने के लिए। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और बहुत सस्ती जानकारी दी है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि गर्मियों में दुग्ध उत्पादन, जैसा कि आपने बताया, प्रभावित होता है। तो हमारे जो किसान भाई हैं, अच्छा दुग्ध उत्पादन और बढ़े, उसके लिए और क्या क्या सावधानी रख सकते हैं?
उसके लिए विशेष ध्यान दें कि हमें गर्मियों के समय में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। पानी की बात हमने की कि पानी कब दें, पानी भी देने का समय होता है कि आज हमने दिन में 3 बार पानी दिया, 4 बार दिया, तो इससे कम मत दें। दूसरी चीज़ होती है दाने की बात, हरा चारा, सूखा चारा। सूखा चारा रात के समय या शाम को देना है और हरा चारा हमको सुबह के समय देना है। यह चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे और साथ में अपने आवास जहाँ पशु को बांधते हैं उसकी जो खिड़की दरवाजे हैं उसको अच्छी तरह से टाट के बोरे से ढक के रखें, जिससे जो होता है कभी भी दूध उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। ये तो आपने हमें सावधानियां बता दी, लेकिन अगर इतनी सावधानियां रखने के बावजूद भी हमारे पशुओं को गर्मी लग जाती है तो क्या उपचार करें तुरंत में हमारे किसान भाई? अगर इतने करने के बाद भी अगर समस्या आती है तो हर एक जगह के अपने ब्लॉक लेवल पे पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं, उनसे संपर्क करें। उनसे संपर्क करने के बाद जो भी उपचार रहेगा उनके माध्यम से करें। जी। हाँ, तो जब भी आपको दिखता है कोई ऐसी समस्या होगी अपने पशुपालन विभाग से संपर्क करके उसका इलाज करवाएं। तो क्या तुरंत में कोई ऐसा उपचार है कि अपन तुरंत में कर ले जब तक डॉक्टर आते हैं? तुरंत में क्या होता है, कुछ ऐसी होम मेड चीजें होती हैं जिसको कि हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि कैल्शियम, उस समय अगर आपको लग रहा है कैल्शियम की जरूरत है तो वो अपने कैल्शियम का जो चूना का था दे, या तो फिर उसकी पूर्ति के लिए होता कुछ देसी मुनगे का पौधा, ये सब चीजें भी देते हैं। इस चीज के लिए भी देने से भी कहीं ना कहीं पशुपालन पशुओं का जो दूध उत्पादन है अच्छा बना रहता है और गर्मी उन्हें नहीं लग पाती है। तो आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे स्टूडियो में आकर दी और आपने इतनी अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं गर्मियों में अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, ये रहा हमारा आज का विशेष कार्यक्रम जिसमें आपने गर्मियों में पशुपालन किस तरह किया जाए, उनकी देखभाल किस तरह की जाए, इसके बारे में आपने जानकारी ली। हमें उम्मीद है कि आपके लिए जानकारी लाभदायक होगी। आपके सुझाव व सलाह हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा इनका और आप हमें ज़रूर चिट्ठी लिखिएगा। और अभी आप कार्यक्रम में देखिए खबरें खेती की और हमें दीजिए अनुमति। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। IISS भोपाल की नई तकनीक, कृषि सखियों को जैविक कृषि प्रशिक्षण, संतुलित आहार पशुओं के लिए जरूरी, हाईटेक हॉर्टिकल्चर सफलता की कुंजी। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान यानी IISS भोपाल ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे जो कुछ सेकंड में बता देगी कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की इस तकनीक में 12 तरह के तत्वों की जांच कुछ ही क्षणों में हो सकेगी, जबकि प्रयोगशाला में पारंपरिक तरीके में एक तत्व की जांच में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान पिछले 5 साल से विश्व कृषि वानिकी केंद्र नैरोबी केन्या ICRAF के साथ मिलकर इस तकनीक पर काम कर रहा था। इन 5 वर्षों में 1000 से अधिक नमूनों की जांच के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भी तकनीक की सराहना की है। अभी भी किसान मिट्टी की जांच के बिना रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों की मिट्टी में अलग अलग तरह के तत्वों की ज़रूरत होती है। मिट्टी में जिंक, कार्बन, आयरन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इस नई तकनीक से किसान कुछ ही सेकंड में उनके खेत की मिट्टी में किस तत्व की कमी है इसका आसानी से पता कर लेंगे। कृषि सखियों को जैविक कृषि प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश शासन ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT कटनी में व्यावसायिक सब्जी उत्पादन का कृषि सखियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण के क्रम में गत दिवस जैविक कृषि पाठशाला नयगवा के संचालक रामसुख ने इसका प्रशिक्षण दिया और प्रशिक्षणार्थियों को समझाया कि सब्जियों में कीड़े तथा रोग अधिक लगने के कारण उनके नियंत्रण में लागत अधिक आने के कारण कृषकों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। इसके लिए कृषकों को स्वयं की खाद और जैविक कीटनाशक बनाने की विधियों तथा फसलों में उपयोग का तरीका बतलाया, जिससे बाजार पर किसानों की निर्भरता कम हो। जैविक विधियों से उत्पादित सब्जियों का स्वाद अच्छा एवं विष रहित होने के कारण इन्हें विक्रय कर कृषक अधिक पैसा कमा सकते हैं। प्रशिक्षण में जैविक खाद के अंतर्गत गोबर कंपोस्ट, केंचुआ खाद की सामान्य एवं 4 गड्ढा विधि, नाडेप टांका खाद, बायोगैस संयंत्र तथा जैविक कीटनाशक के लिए गौमूत्र, नीम पत्ती, 5 पत्ती काढ़ा एवं कीट
तथा रोग लगने के पूर्व इनके नियंत्रण के लिए एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी गई। संतुलित आहार पशुओं के लिए जरूरी। किसान भाइयों, पशु अधिक दूध तभी देता है जब उसको संतुलित आहार खाने को मिलता है। संतुलित आहार पशुओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि संतुलित आहार पशुओं में दूध उत्पादन की क्षमता तो बढ़ाता ही है, साथ ही पशुओं को स्वस्थ भी रखता है। संतुलित पशु आहार वैसे तो बाजार में मिल जाता है, लेकिन ये संतुलित आहार पशुपालकों को थोड़ा महंगा पड़ता है। वैसे पुराने समय से ही पशुओं के लिए संतुलित पशु आहार घर पर ही बनाया जाता रहा है। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है। आज हम आपको संतुलित पशु आहार घर पर ही बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं। लगभग 100 किलो संतुलित पशु आहार बनाने के लिए मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा दाना की मात्रा लगभग 35% होनी चाहिए। चाहे इनमें से सिर्फ एक प्रकार के दाने भी ले सकते हैं। खली, जो कि सरसों की खल, मूंगफली की खल, बिनौला की खल और अलसी की खल मिलाकर बनाई गई हो, इस विशेष प्रकार की खली की मात्रा लगभग 32 किलो होनी चाहिए। यहाँ भी यदि सभी प्रकार की खली उपलब्ध ना हो तो इनमें से कोई एक खली को ही दाने में मिला सकते हैं। इसके बाद चोकर, जिसमें गेहूं का चोकर, चने की चूरी, दालों की चूरी, राइस ब्रेन, इन सबको मिलाकर मात्रा लगभग 35 किलोग्राम रखें। इसके अलावा खनिज लवण की मात्रा लगभग 2 किलो और नमक 1 किलो, इन सभी को अच्छी तरह मिला लें। इस तरह तैयार हुआ संतुलित आहार से पशु स्वस्थ होते हैं और दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। हाईटेक हॉर्टिकल्चर सफलता की कुंजी। बागवानी का आधुनिकी तकनीकी रूप, जिसे आमतौर पर हाईटेक हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, इसी का प्रभाव है कि आज टिश्यू कल्चर, जीन इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस तकनीक, माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म संवर्धन, प्रवर्धन, समेकित नाशी जीव प्रबंधन तथा फलों, सब्जियों एवं फूलों का आधुनिक तकनीक से परिरक्षण जैसी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं तथा बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को पैदा करके विश्व व्यापार संघ में अपनी फिर से धाक जमा सकते हैं। बागवानी का यही आधुनिक रूप ही उन्नत बागवानी के नाम से जाना जाता है। यही आज हमारे देश के लिए सफलता की कुंजी है। हाईटेक विधि द्वारा सब्जी उत्पादन भी काफ़ी लाभदायक होता है। स्वयं परागण वाली सब्जियों जैसे मटर, मेथी, सेम, बाकला, टमाटर, बैंगन, मिर्च, लोबिया, ग्वार जैसी सब्जियों के उन्नत बीज थोड़ी सी जानकारी के साथ सभी किसान अपने पॉली हाउस में उगा सकते हैं। पर परागण वाली सब्जियों जैसे कद्दू वर्गीय, जिनमें लौकी, तोरई, करेला, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, टिंडा आदि, फूल गोभी, गांठ गोभी, मूली, शलजम, गाजर, प्याज, पालक, ब्रोकली तथा संकर किस्मों के बीज हमारे पढ़े लिखे किसान थोड़ी सी जानकारी एवं प्रशिक्षण लेकर सफलतापूर्वक पैदा कर सकते हैं। क्षेत्र में अनुसंधान एवं शिक्षा के विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, कृषि में प्लास्टिक के उपयोग के लिए राष्ट्रीय समिति विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन प्रयासरत है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।